नमस्कार साथियों। आज एक वीडियो काफ़ी वायरल है। ये वीडियो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल जी का। तमाम लोग इसको शेयर कर रहे हैं। बहुत तरह की बातें इस वीडियो के बारे में कही जा रही हैं। ज़्यादातर लोगों ने इस वीडियो का स्वागत किया है। एक आध जगह कुछ और टिप्पणियां भी हमने देखी, लेकिन आमतौर पर इस वीडियो का बड़े पैमाने पर स्वागत किया जा रहा है। तो ये जो वायरल वीडियो है, इसमें उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के जो न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल जी हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई गैरसैंण को यदि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बना दिया जाता तो उत्तराखंड का विकास एकदम दूसरे तरह से होता। यहाँ तमाम जो विकासहीनता एक तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में है, पहाड़ी इलाकों में है, वो विकासहीनता उस तरह से नहीं होती। सड़क, अस्पताल, बिजली, पानी, तमाम जो सवाल हैं वो हल हो गए होते। और राजनेताओं पर भी काफ़ी कठोर टिप्पणी उन्होंने की कि लोग वायदा करते हैं, चुनाव में कहते हैं कि हमारी सरकार बनवा दो तो हम गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे, और उसके बाद वो कार्रवाई नहीं करते। उसके बाद वो वायदा जो है वो पूरा नहीं होता। तो ये तो इत्तेफाक की बात है। इस बात से ना इत्तेफाकी नहीं हो सकती कि ऐसा पिछले 25 सालों में इस राज्य के साथ किया जाता रहा है। लेकिन इसके 2-3 पहलू हैं जिन पर मुझे लगता है कि थोड़ा सोच विचार करने की बात करने की ज़रूरत है। एक तो जो साथी लोग पिछले कुछ वर्षों से उत्तराखंड की राजनीति को देख रहे हैं, ख़ासतौर पर नौजवान साथी, उनको भी ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार ये गैरसैंण राजधानी का सवाल कहाँ से आता है। और पुराने लोगों को भी कई बार मेमोरी रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। ये मेमोरी रिफ़्रेश करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कल भी मैंने एक पोस्ट लिखा जिसमें मैंने इस बात पर टिप्पणी की कि अचानक एक पूर्व मुख्यमंत्री की तारीफ में लोगों ने कसीदे पढ़ना शुरू कर दिया कि भाई उनके राज में तो कोई उत्पीड़न हुआ नहीं, जबकि ये हकीकत नहीं है, ये असलियत नहीं है। तो याद दिलाना पड़ा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा में मत फंसी। तो अब ये गैरसैंण राजधानी का सवाल तो पिछले 25 साल से लटका हुआ है। तो इसलिए इसको याद करना, इसको जानना, इसका संदर्भ समझ पाना, ये तो थोड़ा मुश्किल मामला है ही है। तो असल में जिस समय उत्तराखंड राज्य का आंदोलन चल रहा था, उत्तराखंड राज्य की लड़ाई चल रही थी, तो उसी समय लोगों ने सोचा कि भाई उत्तराखंड एक पर्वतीय प्रदेश होगा, और पर्वतीय प्रदेश का मतलब किसी तरह का अंध क्षेत्रीयतावाद नहीं, किसी तरह का रीजनल शॉविनिज्म नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रदेश जो अपनी विशिष्ट विषम भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से जरूरी है। इसीलिए हम अलग राज्य की मांग भी कर रहे थे। और उस पर्वतीय प्रदेश की राजधानी इस प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण मंडलों, 2 ही मंडल हैं, गढ़वाल और कुमाऊं, उनके बीचों बीच होगी। तो इसलिए गैरसैंण राजधानी की संकल्पना वहां से राज्य के आंदोलन के दौर से आई। तो जिस समय राज्य का आंदोलन चल रहा था उस समय तो ये बहुत ही स्पष्ट था कि साहब गैरसैंण राजधानी बनेगी, गैरसैंण को राजधानी बनना चाहिए। मेरे ख्याल से किसी भी राज्य के आंदोलन में लोगों ने यहां तक नहीं सोचा होगा, लोग यहां तक नहीं गए होंगे कि गैरसैंण या किसी भी राज्य की कोई स्थायी राजधानी कहां होगी इसको तय करें। लेकिन उत्तराखंड के आंदोलन में लोगों ने बहुत पहले से यह तय किया कि सब गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी होना चाहिए, उत्तराखंड स्थायी राजधानी बनेगा। लेकिन जब राज्य बना तो गैरसैंण स्थायी राजधानी नहीं बनी। और गैरसैंण तो स्थायी राजधानी नहीं बनी, लेकिन कोई भी दूसरी स्थायी राजधानी भी नहीं बनी। देहरादून अस्थायी राजधानी बनाया गया। और यह विडंबना है कि जो उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, यानी यूपी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा से पास हुआ, जिसको संसद ने जिसको पास किया उत्तर प्रदेश की विधानसभा के प्रस्ताव पर, तो उसमें राजधानी का जिक्र ही नहीं था कि एक नया राज्य भारत की संसद के अधिनियम से बन रहा है, भारत के संसद के कानून से बन रहा है।
तो उस नए राज्य की राजधानी कहाँ होगी, इसका जिक्र ही असल में उस उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में नहीं था। तो तब ये देहरादून कहाँ से आया? तो दरअसल देहरादून यहां से आया कि 1 अगस्त 2000 को राज्य बना, 9 नवंबर 2000 को। तो 1 अगस्त 2000 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक डीओ लेटर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजा और उस डीओ लेटर में उन्होंने कहा कि जब तक स्थायी राजधानी की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक देहरादून उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी रहेगा। तो 1 अगस्त 2000 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजे उस डीओ लेटर के दम पर पिछले 25 सालों से देहरादून अस्थायी राजधानी है, टेम्पररी कैपिटल है, जहां बाकी सब कुछ परमानेंट है। मुख्यमंत्री आवास स्थायी है, राजभवन स्थायी है, सचिवालय स्थायी है, विधानसभा भी स्थायी है। तो ये सब कुछ स्थायी है, लेकिन राजधानी अस्थायी है। और अब तो यहां हम लोग बहुत समय समय पर इस बात का खुलासा खुद में नहीं किया कि भाई रायपुर में भी एक विधानसभा बनाने की तैयारी चल रही है, एक सचिवालय बनाने की तैयारी चल रही है। तो ये हुआ। और इसके बीच में एक बात और हुई, वो ये हुआ कि राज्य बनने के बाद जब ये सवाल उठने लगा तो जो पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक न्यायमूर्ति थे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में एक राजधानी चयन आयोग बनाया और स्वामी जी की अगुवाई में उस आयोग ने 6 महीना काम किया, फिर उसने काम नहीं किया, फिर वो आयोग हाशिए पर चला गया। लेकिन जब 2002 में पहली चुनी हुई सरकार आई नारायण दत्त तिवारी जी की, तो कांग्रेस की सरकार, तो तिवारी जी ने उस वीरेंद्र दीक्षित वाले आयोग को झाड़ पूंछ करके दोबारा से जिंदा कर दिया। और उसके बाद उस आयोग को 11 बार एक्सटेंशन मिला। उस आयोग पर तकरीबन 60 लाख से कुछ ज्यादा, 65 लाख से कुछ कम रुपया खर्च हुआ और फिर बड़ी मुश्किल से 2008 में, अगस्त 2008 में उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और उस आयोग की रिपोर्ट में ये बड़ा मजेदार है, उस आयोग की रिपोर्ट में गैरसैंण को खारिज करने के लिए कई कई तरह के तर्क थे। जैसे उन्होंने कहा साहब गैरसैंण की दिल्ली से बहुत दूरी है, गैरसैंण में कोई हवाई अड्डा नहीं है, वहां रेल नहीं जाती, वहां बाढ़ आने का संकट है लेकिन पीने के पानी की समस्या है। तो ऐसे कई कई तरह के तर्क या कुतर्क उसमें गढ़े गए। लेकिन वो रिपोर्ट कहती है कि जनता के बहुमत की राय गैरसैंण को राजधानी बनाने के पक्ष में है। ये 2008 की रिपोर्ट में कहा गया। ये बात 1994 में रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में मुलायम सिंह यादव ने, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार थी, तो रमाशंकर कौशिक शहरी विकास के मंत्री थे। रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में एक कमेटी 1994 में बनी और 1994 में रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में गठित उस कमेटी ने भी कहा कि उत्तराखंड में 60% से ज्यादा या 62% लोग, करीबन 60% से ज्यादा लोग चाहते हैं कि गैरसैंण स्थायी राजधानी बने। 5% लोग ऐसे थे कि जो केंद्र में राजधानी चाहते थे, तो उन 5 को भी गैरसैंण के खाते में जोड़ लीजिए, तो वो संख्या होती है 65%। तो 1994 में रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता वाली कमेटी ने कहा कि 65% लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण में हो। 2008 में दीक्षित आयोग ने भी कहा कि जनता के बहुमत की राय गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के पक्ष में है। तो आप सोचिए कि 1994 से लेकर 2008 तक एक लंबा वक्त है और उस वक्त के बीच में भी बातें बदलती नहीं हैं, वो अपनी जगह कायम रहती। लेकिन सरकारों ने, सत्ता ने, जो लोग भी सत्ता में आए, इस टिप्पणी से मैं सहमत हूं जो आज उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल जी ने की है कि जो भी सत्ता में आया, सत्ता में आने के लिए उसने गैरसैंण के नाम का इस्तेमाल किया और सत्ता से बाहर हुआ तो गैरसैंण के नाम, सत्ता में पहुंच गए तो फिर गैरसैंण के नाम को वो भूल गए। तो ऐसे बयान तमाम लोगों ने दिए हैं। हालांकि जिस तरह से आज उन्होंने टिप्पणी की, तो वो आक्रामकता से तो मैं बहुत उसका कायल नहीं हुआ।
और उसमें कुछ और बातें भी हैं जो मैं कहना चाहता हूं, जो इस इतिहास वाले पोर्शन से निकल करके फिर बाद के दौर में मैं कहूँगा। लेकिन तो ये हुआ, 2 आयोगों ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बात की, लेकिन अचानक से फिर यहाँ सत्ता सरकारों को लगने लगा कि भाई ये तो चलेगा नहीं, गैरसैंण कोई जाना नहीं चाहता था। पर्वतीय प्रदेश में सब कुछ पर्वतीय प्रदेश के नाम पर हो रहा, लेकिन पर्वतीय प्रदेश में हमारे राजनेता और हमारे नौकरशाह, सत्ता में आने वाले जो भी लोग हैं, वो पहाड़ में नहीं जाना चाहते। हमारे नेता पर्वत पुत्र तो कहलाना चाहते हैं, पहाड़ का ब्रांड एम्बेसडर तो होना चाहते हैं, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बारी आती है तब वो पहाड़ नहीं चुनते, बल्कि वो तो धीरे धीरे करके जनता पलायन कर रही है, उसके साथ साथ नेता भी पर्वतीय इलाकों से चुनाव लड़ने के लिए मैदानी इलाकों की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो चुनाव लड़ने के लिए वो पहाड़ नहीं चुनते, भले कहलाना वो पर्वत पुत्र चाहते हैं, होना वो पहाड़ी चीजों का ब्रांड एम्बेसडर चाहते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे करके होने लगा। फिर नए तरह से जनता को बहलाने की स्थिति हो गई, क्योंकि एक साथ एक सांस में गैरसैंण को रिजेक्ट करना संभव नहीं हो पाया। वो एक अंडर करंट गैरसैंण के पक्ष में है, वो अंडर करंट लगातार बना रहता है। उसी का नमूना हमने आज उच्च न्यायालय में भी देख लिया कि एक न्यायमूर्ति का एकदम उबाल हो गया, उबल करके बाहर निकल आई चीजें। तो एक अंडर करंट रहता है, इसलिए इसको खारिज करना संभव नहीं है, लेकिन इसको लटकाना, इसको दिग्भ्रमित करना ये संभव है। तो फिर वहां शुरू हुआ कि साहब विजय बहुगुणा जी ने कहा कैबिनेट की मीटिंग करेंगे, जब वो मुख्यमंत्री थे। हरीश रावत जी आए, उन्होंने कहा विधानसभा का सत्र करेंगे, फिर उन्होंने विधानसभा बना दी, फिर उन्होंने कह दिया साहब विधानसभा का एक सत्र होगा। तो हमने तो उस जमाने में भी कहा कि विधानसभा का एक सत्र होने से कोई जगह राजधानी नहीं बनती, विधानसभा भवन होने से भी कोई जगह राजधानी नहीं बनती। वरना अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी विधानसभा का एक भवन नागपुर में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी धर्मशाला के पास एक विधानसभा का भवन है। लेकिन इस सब के बावजूद भी आप जानते हैं, ना तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और ना ही नागपुर महाराष्ट्र की राजधानी है विधानसभा का एक सत्र होने से। फिर वक्त आगे बढ़ा, त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार थी। मार्च 2020 में उन्होंने मार्च 2020 में त्रिवेंद्र रावत जी ने ऐलान कर दिया कि गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाएगा। अब ये जो ग्रीष्मकालीन राजधानी कॉन्सेप्ट है, तो हमने तो उस समय भी विरोध किया। कर्णप्रयाग में मौजूद था, बड़े सारे भाजपाई मित्र लोग आए हमारे पास, उन्होंने कहा देखिए आप ही हैं लगातार राजधानी बोलते रहते हैं, तो लीजिए सरकार ने ग्रीष्मकाल बना दिया। तो हमने उस दिन भी कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी का कोई मतलब नहीं है। 13 जिलों के छोटे से राज्य में एक ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, एक बाकी समय की राजधानी होगी, तो ये स्वीकार्य नहीं है। और हम समझते हैं कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी का जो कॉन्सेप्ट है, असल में वो कॉन्सेप्ट एक औपनिवेशिक मानसिकता का कॉन्सेप्ट है। अंग्रेज इस देश में आए, उनको दिल्ली में गर्मी लगती थी, वो राजधानी शिमला ले जाते थे। उनको संयुक्त प्रांत होता था उत्तर प्रदेश की जगह, तो वहां उनको गर्मी लगती थी, तो गर्मियों में वो राजधानी नैनीताल ले आते थे। तो भाई अंग्रेज तो इस देश में राज करने, इस देश को लूटने आया था, अपनी सहूलियत का ख्याल रखता था। लेकिन लोकतंत्र के राजाओं को, उनको क्यों 2 राजधानी चाहिए? तो एक तरह से ये कॉलोनियल हैंगओवर है, औपनिवेशिक खुमारी है ये दो राजधानियां। और अभी इस मुल्क में केवल एक प्रदेश, जिसको कि अब प्रदेश से भी डिग्रेड कर दिया गया है, प्रदेश का तमगाई उससे छीन लिया मोदी जी की सरकार ने, वो था जम्मू कश्मीर। वहां 2 राजधानी चलती थी। श्रीनगर गर्मियों की राजधानी होती थी, जम्मू जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी। लेकिन बहरहाल हम लोगों ने तो इस बात का विरोध किया, हमारी पार्टी भाकपा माले की तरफ से हमने इस बात का विरोध किया कि 2 राजधानियों का कोई मतलब नहीं है ना। 13 जिलों के छोटे से राज्य में 2 राजधानियां, 3 विधानसभाएं, 3 सचिवालय, इसका कोई औचित्य नहीं है। जनता के पैसे की लूट है और एक तरह से जनता की भावनाओं का दोहन करके उनके पैसे की लूट करना है। तो लेकिन हमारा विरोध ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए जो रहा हो, मार्च 2020 में त्रिवेंद्र रावत जी ने इसकी घोषणा की और जून 2020 में
राज्यपाल ने बाकायदा अधिसूचना जारी की इस बात की। राजभवन से अधिसूचना जारी हुई कि राज्यपाल सहर्ष गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करते हैं। लेकिन उसके बाद से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए इस उत्तराखंड में ग्रीष्मकाल आया ही नहीं, गर्मियों का मौसम आया ही नहीं, क्योंकि उसके बाद किसी ग्रीष्मकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब से 2020 से इस राज्य में है, लेकिन किसी 2017 से है वैसे तो, लेकिन किसी ग्रीष्मकाल में 2020 में घोषणा हुई तो किसी ग्रीष्मकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गैरसैंण गई ही नहीं। तो इस राज्य में किसी चीज का, मुख्यमंत्री की घोषणा का कोई मतलब नहीं है, राज्यपाल द्वारा जारी की गई अधिसूचना का कोई मतलब नहीं है। तो 2020 में ये घोषणा हो गई। उसके बाद से अभी भी मेरा ख्याल से जब वो गैरसैंण में एक सत्र करने के लिए जा रहे हैं तो वो तो ग्रीष्मकाल के बाद जा रहे हैं, ये फॉर्मेलिटी है। कभी कभी साल 2 साल में उनको याद आता है कि हाँ ग्रीष्मकाल भी हो, गैरसैंण भी हो आते हैं थोड़ा, तो साल 2 साल में नेताओं नौकरशाहों की पिकनिक हो जाती है गैरसैंण जा करके, सब घूम फिर करके आते हैं, क्योंकि पिकनिक जैसा ही माहौल होता है, एकदम विधानसभा जैसा माहौल नहीं होता। वैसे भी विधानसभा जैसी गंभीरता यहाँ मौजूद ही नहीं है, 3 दिन से ज्यादा का सत्र होता नहीं है। और उसमें भी गैरसैंण जाने में कई बार होता यह है कि कई सारे विधायकों को, सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायकों को ठंड लग जाती है, तो वो विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखते हैं कि साहब ठंड लग गई है। तो उसके बाद वो फिर वहां वो सत्र टल जाता है जहां विधायकों को ठंड लगने का डर हो। भाई आम जनता जो वहां रहती है उसको ठंड नहीं लगती, वो तो जैसे तैसे रह लेती है, वो तो बिना अस्पताल के भी रह लेती है। हमने पिछले दिनों देखा कि किस तरह से मुनस्यारी के अस्पताल में वो नौजवान लोग गायक हैं, गणेश मर्तोलिया, उनकी नानी और उनकी बहन की इलाज के भाव में एक तरह से उनको जान गंवानी पड़ी। तो दूरस्थ पर्वतीय इलाकों में तो लोग इसी तरह से जिंदा रहते हैं। तो बहरहाल ये पूरा एक सिलसिला है, एक क्रम है कि किस तरह से गैरसैंण की बात शुरू हुई और उसके बाद वो ग्रीष्मकालीन राजधानी तक पहुंची, उसको किस तरह से टाला जाता रहा और आज के दिन पर उसको किस तरह से टाला जा रहा है। तो ये तो सरकार सत्ता के कैरेक्टर की बात हो गई। सरकार सत्ता किस तरह से, सरकार में जो भी लोग बैठे हों, उस आउटबर्स्ट से एक लेवल पर, अगर वो आउटबर्स्ट जो न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल जी का था, वो आउटबर्स्ट किसी आम आदमी का होता तो उस आउटबर्स्ट से एक तरह से मैं सहमत होता कि हाँ आम आदमी तो इस तरह से उसका गुबार फूट सकता है। लेकिन वो उन्होंने कहा भी कि लाइव स्ट्रीमिंग में मैं कह रहा हूं, तो एक तो किसी भी राजनेता पर उसके घोषणाओं के लिए कोई कार्रवाई हो नहीं सकती, वो भी जानते होंगे। उन्होंने अखबार का हवाला दिया बयान का कि अखबार में एक बयान छपा है, तो किसी राजनेता पर अखबार में छपे बयान के लिए आज तक तो हिंदुस्तान में कार्रवाई हुई नहीं, वो चाहें तो कर लें। तो एक तो वो आउटबर्स्ट थोड़ा सा अजीब था, वो किसी, क्योंकि आम आदमी नहीं है, मतलब उन्होंने इस मुद्दे को नए सिरे से खड़ा कर दिया, इसके लिए उनका स्वागत है, इसके लिए हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन उनके आउटबर्स्ट से मैं बहुत कायल नहीं हुआ, क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं है, वो एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर, जिनका काम संविधान कानून सब कुछ का एक तरह से रास्ता दिखाना है लोगों को, तो वो उनका ऐसा आउटबर्स्ट थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगा। दूसरी बात इसमें है कि ये तो ठीक हो गया कि भाई सरकार में बैठे हुए लोग, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने गैरसैंण के नाम पर छल किया, ये बिल्कुल ठीक बात, वो हमेशा लोगों को छलते ठगते रहे। पर्वतीय राज्य में राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, और चूंकि एक दोनों मंडलों के बीचों बीच जगह लोगों ने चिन्हित कर ली थी तो वहां हो जाती, बाकी कहीं और नहीं भी बना तो यहां बन सकती थी, ये सब ठीक बात है। लेकिन इसके साथ साथ अभी उच्च न्यायालय भी ट्रांसफर होना है। नैनीताल में कहा जा रहा है कि भाई बहुत न्यायालय का दबाव है, जो वहां लोग आते हैं उनका दबाव है, एक तरह का कंजेशन नैनीताल में हो गया है। तो इसको लेकर के नैनीताल को शिफ्ट, हाई कोर्ट को शिफ्ट करने की बात नैनीताल से चल रही है। तो क्या आउटबर्स्ट जिन न्यायाधीश महोदय का हुआ, क्या वो ये रास्ता दिखा सकते हैं कि भाई गैरसैंण उच्च न्यायालय आ जाए? क्योंकि उन्होंने कहा, जब वहां अदालत में कहा गया, जो वीडियो वायरल है, जब वहां अदालत में कहा गया
कि साहब वहां तो कोई सुविधा नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, तो उन्होंने कहा कि 8,000 करोड़ रुपए के एसेट हैं वहां पर गैरसैंण में। तो इसका मतलब वो अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। तो क्या वो ये रास्ता प्रशस्त करेंगे कि हल्द्वानी जाने के बजाय उच्च न्यायालय गैरसैंण आए? क्या वो ये मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं? ये सवाल है, उनकी बात से ही निकला हुआ सवाल है। और इसका भी एक बैकग्राउंडर है। दरअसल 2019 में उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय की, नैनीताल उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर, नैनीताल उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर, हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उन्होंने लोगों से सुझाव मांगे कि साहब हम सोच रहे हैं कि नैनीताल में चूंकि पर्यटन का भी दबाव रहता है, दूसरा तीसरा दबाव भी रहता है, तो न्यायालय के लिए जगह कम पड़ रही है, तो लोग सुझाव दें। और जब उन्होंने सुझाव मांगा तो बहुत सारे लोगों ने उनको सुझाव दिया। उसमें एक आदमी मैं भी था। जून 2019 को मैंने नैनीताल हाईकोर्ट को सुझाव भेजा कि ऐसा होना चाहिए कि भाई गैरसैंण न्यायालय आए, न्यायालय को कम से कम पहाड़ से पलायन करता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए। लोग पलायन कर रहे हैं, जनता पलायन कर रही है, लेकिन न्यायालय को पलायन नहीं करना चाहिए। लेकिन पिछले साल जो चीफ जस्टिस थी रितु बहारी जी, उनका एक फैसला अभी एक दूसरे संदर्भ में कल परसों मैंने देखा फिर से, और जस्टिस रितु बहारी ने अपने उस फैसले में लिखा था कि भाई नैनीताल में क्यों नहीं रहना है। तो उसमें एक कारण उन्होंने कहा कि साहब स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। बताइए, इमरजेंसी में आप अस्पताल जाना चाहिए, नैनीताल के अस्पताल में चाहें तो वहां डॉक्टर ही नहीं है, क्या करें? तो न्यायालय के सामने भी ये व्यवस्था है कि नैनीताल में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, लेकिन न्यायालय क्या सिर्फ अपने लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम करेगा, अपने लिए व्यवस्था कराएगा? बाकी लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में न्यायालय कैसे सोचता है? न्यायालय को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब ये प्रश्न उन्होंने उठा दिया, जब इतनी आक्रामकता के साथ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल जी ने बहुत आक्रामकता के साथ, बहुत ही गुस्से के साथ, बहुत आउटबर्स्ट के साथ, एकदम एक लग रहा था कि अंदर का गुबार है जो फूट पड़ा है इस स्थितियों में, बहुत गुस्सा उनको आया जब उन्होंने ये कर दिया। तो उनको कम से कम वर्तमान चीफ जस्टिस को इस बात के लिए कन्विंस करना चाहिए कि भाई वहां 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां, तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, इसलिए आइए चलिए गैरसैंण चलते हैं। तो हमारी तो यही विनती है, क्योंकि देखिए जिन्होंने भी बयान दिया, मुझे भी मालूम है कि भाई जिन्होंने बयान दिया उनके पास ये मौका था, हरीश रावत जी का बयान उन्होंने कोट किया, तो उनके पास ये मौका था, वो चीफ मिनिस्टर थे, उनके पास ये मौका था, वो ये कर सकते थे। अब वो मौका आएगा कि नहीं आएगा ये अलग बात है, उनकी बाकी पार्टी उनसे कन्विंस होगी कि नहीं होगी ये अलग बात है, लेकिन उस समय ये नहीं हो पाया। जिस भी वजह से नहीं हो पाया, जो भी कारण रहे हों, द रीजंस आर बेस्ट नोन टू हिम, कारण तो वही अच्छे से जानेंगे। लेकिन चलिए, आपने ये गुस्सा प्रकट किया कि सिर्फ चुनावी वायदे किए जाते हैं, चुनाव जीतने के लिए गैरसैंण का नाम लिया जाता है, तो हमारा ये ठोस प्रपोजल है, और न्यायालय चाहे तो मैं अपना प्रस्ताव लिखित में फिर से देने को तैयार हूं। मैंने तो न्यायालय को पहले भी ये प्रस्ताव दिया है। हाईकोर्ट ने जब ये प्रस्ताव मांगे थे तो जून 2019 में मैंने लिखित में ये प्रस्ताव दिया कि न्यायालय को, उच्च न्यायालय को यदि वहां से शिफ्ट होना है तो वो शिफ्टिंग मैदानी इलाकों की तरफ नहीं, बल्कि उसको पहाड़ की तरफ बढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए, तभी इस आउटबर्स्ट की, तभी ये जो गुबार आपने एक तरह से निकाला है, उस गुबार का कोई औचित्य होगा, वो गुबार सार्थक होगा, और आप कर सकने की स्थिति में हैं। हम जैसे लोग जो सड़क पर हैं, तो हम तो 20 बरस से इस बात के लिए लड़ रहे हैं। जब वो दीक्षित आयोग की रिपोर्ट 2008 में सरकार ने सार्वजनिक नहीं की, तो 2008 से लेकर 2009 तक सूचना के अधिकार कानून के तहत मैं उस मामले को लगातार लड़ता रहा। उसमें सरकार को फाइन हुआ, 10,000 रुपया देने का आदेश हुआ मुझको उसके खिलाफ
जो जिन लोगों पर फाइन हुआ वो हाई कोर्ट गए, वो मामला चल रहा है, नहीं चल रहा है, जो भी है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उस 10,000 रुपये में नहीं था, मेरा इंटरेस्ट दीक्षित आयोग की रिपोर्ट में था, इसलिए जो है उस रिपोर्ट के लिए मैं लड़ा। उसके बाद जब 2 जगह राजधानी बनाने का मसला सामने आया, जब ये होने लगा कि भाई देहरादून में कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास कर दिया, तो उसको लेकर के फिर मैंने आरटीआई किया, वो दस्तावेज भी मेरे पास मौजूद हैं। तो हम तो सड़क पर खड़े लोग हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, कम्युनिस्ट पार्टी में हैं, ये चाहते हैं कि गैरसैंण स्थायी राजधानी बने, लेकिन उसके साथ हम सड़क पर खड़े लोग हैं, तो हम तो नारा लगा सकते हैं, हम मांग कर सकते हैं, हम आक्रोश जाहिर कर सकते हैं, हम ज्ञापन दे सकते हैं, उसके बारे में सब अच्छे तरीके से लिख भी सकते हैं। लेकिन अगर न्यायालय में बैठे न्यायाधीश भी सिर्फ इतना ही कर पाएंगे तो बात बनेगी नहीं। हमारा इस संदर्भ में बहुत ठोस रूप से ये कहना है कि न्यायालय को रास्ता दिखाना चाहिए, सरकारों को रास्ता दिखाना चाहिए। आप घोषणा करने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता पर मुकदमा नहीं कर सकते, कानूनी रूप से तो नहीं हो सकता एक्शन, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने पहले नहीं बनाया, उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो बनाएंगे। तो अब इस स्थिति के लिए किसी पर मुकदमा कैसे किया जा सकता है? कानून की जितनी जानकारी, जितनी समझदारी मेरी है, उसके हिसाब से तो इस बयान के लिए मुकदमा नहीं हो सकता है, इस मुकदमे के लिए, इस बात के लिए एक्शन नहीं हो सकता है। उन्होंने बड़े जोर शोर से कहा कि क्या कार्रवाई करें आपके खिलाफ इसके लिए, तो इस मेरी समझदारी के हिसाब से तो इस पर तो कोई कार्रवाई बनती नहीं, इस पर कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। जो कार्रवाई हो सकती है उसका सुझाव मैं फिर दे रहा हूं। बस मैं बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, मैंने सारे तथ्य रख दिए, तो बस मैं इतना कह रहा हूं कि उनको ये करना चाहिए कि वर्तमान चीफ जस्टिस को वो कन्विंस करें कि हमको गैरसैंण जाना चाहिए। वर्तमान चीफ जस्टिस को वो बताएं कि साहब वहां 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़ा है, ढांचा खड़ा है, तो उस ढांचे का उपयोग होना चाहिए, वरना वो बंजर है, वो ढांचा तो एक तरह से बंजर है, वहां कोई नहीं आता बाकी समय में। आज चले जाइए वहां तो गायें दौड़ती रहती हैं। तो भराड़ीसैंण में आप जाइए, जहां राजधानी है, जहां विधानसभा है, तो वहां गायें दौड़ती रहती हैं। ये इकलौता प्रदेश है जहां 2 15 अगस्त का समारोह होता है, 2 26 जनवरी का समारोह होता है, और मुख्यमंत्री पहले देहरादून में सलामी लेते हैं, फिर गैरसैंण जाते हैं। तो एक तरह से ग्रेडिंग है कि जनता को बहलाने के लिए गैरसैंण जाना पड़ता है, लेकिन दूसरे नंबर पर जाते हैं, पहले नंबर पर गैरसैंण नहीं जाते। तो सरकारों ने तो उसकी ग्रेडिंग तय कर रखी है। एक सिंघल साहब से विधानसभा के सचिव थे, अचानक जिनको 2 की 3 प्रमोशन मिल गए थे, उनको विधानसभा अध्यक्ष ने सस्पेंड किया और उनको अटैच किया गया भराड़ीसैंण विधानसभा में। हम लोग एक दिन गए, वहां प्रदर्शन कर रहे थे भराड़ीसैंण विधानसभा पर, दरवाजे पर जाकर के मैंने वहां मौजूद तमाम लोगों से पूछा कि वो सिंघल साहब कहाँ हैं जिनको यहां अटैच किया गया था। तो एक आदमी वहां प्रशासन के लोगों में से बता नहीं पाया। तो ये सब नौटंकी है, सब तमाशा है। तो राजनीति तो स्टंटबाजी से चल रही है, मुख्य धारा की राजनीति तो जुमलों से, स्टंटबाजी से ही चलती है। लेकिन अदालतें अपने आप को सिर्फ बयान तक महदूद नहीं रख सकती हैं, बयान तक सीमित नहीं रख सकती हैं, आउटबर्स्ट तक सीमित नहीं रख सकती हैं। इसलिए ये निवेदन करते हुए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल जी ने जो बात कही, उसको न्यायालय के स्तर पर वो थोड़ा क्रियान्वित करके दिखाएं। उच्च न्यायालय हल्द्वानी की तरफ बढ़ने के बजाय, वो हल्द्वानी में गोलापार वाले इलाके में बढ़ने के बजाय वो गैरसैंण की तरफ आए, तो न्याय में भी लोगों की आस्था जगेगी, न्याय में भी लोगों का विश्वास जगेगा, न्यायालय के भीतर कहे गए शब्दों में भी लोगों का विश्वास जगेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।